जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले आप सबों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से या फिर यूँ कहें पिछले 1 महीने से क्लासेस बंद थी, नहीं हो रही थी। और हालाँकि 1-2 बार बीच में हमने आपको अपडेट भी दिया था, लेकिन थोड़ी देरी हुई थी, कुछ परेशानी थी और बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हालाँकि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी से बढ़कर कोई इमरजेंसी नहीं होती है। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं, बस रीज़न यही था कि बहुत दुविधा थी और बहुत सारे उलझन में फँसे हुए थे, जिस वजह से क्लासेस एब्सेंट थे। ठीक है, लेकिन अब पूरी शिद्दत के साथ जिस प्रकार से हम पिछले 4 वर्षों से आपके साथ बने रहे हैं, तो पूरी निरंतरता के साथ एक बार पुनः हम आपसे जुड़ रहे हैं और रेगुलर वे में। हालाँकि 1 महीना जो एब्सेंट हुआ है, तकरीबन आप बोल सकते हैं कि जनवरी भर का क्लासेस जो है वो एब्सेंट हुआ है। हम इसकी भरपाई आपको करा देंगे, उसका पीडीएफ आपको हम उपलब्ध कराएँगे। आप लोग वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक फ्रेश तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ। हालाँकि हमारा अंदाज पुराना वाला ही रहेगा, जिस प्रकार से चीज़ें हम आपके समक्ष रखते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो की अगर हम बात करें, तो आज के इस नई शुरुआत की पहले वीडियो में, हालाँकि ये जो क्लास है 875वाँ क्लास है करंट अफेयर्स का, जो डेली करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो ऐसे में आज वाले इस वीडियो में हमने आपके समक्ष 2024 के 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रखा है, जो कि आपकी तैयारी का आकलन करेगा। आप ये जान पाएँगे कि पिछले साल भर में, यानी 1 साल में जो आपने तैयारी किया है, उसका स्तर क्या है। तो पूरी वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएँगे, या फिर यूँ कहें खुद से अपना मूल्यांकन कर पाएँगे। तो टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। आप यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्नों की जानकारी डिटेल में हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिला था, वीडियो में भी हमने डिटेल में चीज़ें आपको बताया है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि आपने यहाँ पर 20 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो टोटल जो मार्क्स होगा वो होगा 100, यानी कि 100 अंकों का ये आपका टेस्ट है। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके समक्ष की ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति जो हाल ही में खबरों में है या फिर हाल ही में खबरों का विषय रहा है, बताएं कि यह किस वजह से खबरों का विषय है या फिर किस वजह से खबरों का विषय रहा है। डिटेल में ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको मालूम होगा। पहले तो इसका आंसर आप लोग कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और सभी को आप लोग काउंट जरूर कीजिएगा कितना यहाँ पर करेक्ट होता है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो राइट आंसर है ये पहली बार मतदान किया गया था इस जनजाति के द्वारा, जिस वजह से ये खबरों में रहा था। अच्छा, आपको मालूम होगा कि 18वां लोकसभा चुनाव की जहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें कि पहली बार इस जनजाति द्वारा, जो सोम्पेन जनजाति की बात हो रही है, इनके द्वारा मतदान किया गया था। कुछ तस्वीर भी हमने आपको दिखलाया था जब ये चीज़ें खबरों में थी। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ये विस्तृत तौर पर आपको बतलाया गया था। हालांकि 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर जो 2024 में आयोजित हुआ, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है जो 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुए हैं, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी बनते हैं, वो इस वीडियो में हमने आपको दिया था। ये टॉपिक स्टडी में आपको मिल जाएगा, सेक्शन बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाके इसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि ये फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2025 में भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो विस्तृत जानकारी यहाँ से हमने बिहार के भी संदर्भ में, साथ ही साथ अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें हमने आपको दिया था। ये 18वां संस्करण था लोकसभा चुनाव का। अब दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। प्रश्न आपके समक्ष है कि आईपीएल 2025 के लिए जेद्दा एक जगह है सऊदी अरब में, यहाँ पर 24 और 25 नवंबर 2024 को नीलामी की गई, यानी कि जो खिलाड़ियों की जो नीलामी होती है, जो आईपीएल ऑक्शन था, यहाँ पर आयोजित हुआ। अब यहाँ पर हमने आगे ये लिखा है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब नीलामी विदेश में आयोजित की गई है।
अब आगे हमने पूछा कि बताएं कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिनके लिए 27 करोड़ रुपए में अनुबंध हुआ है, जो कि आपको ध्यान रखना है ये अनुबंध एलएसजी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 27 करोड़ उस खिलाड़ी की बोली लगे और आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। आई होप आप लोग इसका आंसर किए होंगे और आपको ध्यान रखना इसी संस्करण में ये नीलामी हुई थी और इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। अगर आप लोग ए को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग, जो कि आपको ध्यान रखना है, इन्हें ह्यूमन बार्बी के नाम से भी जाना जाता है। जो नाम एक्चुअली में इनका है विक्टोरिया केजर थेल्विंग, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्सिको सिटी में जो आयोजित हुआ यह प्रतियोगिता, इस खिताब को किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया है। देखिए पहले आप तो आंसर कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको बता दूं कि जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है इनसे संबंधित भी रिलेटेड एग्जाम में, जो खास करके वनडे एग्जाम की बात करें तो प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं। पहले कई दफा यहाँ से प्रश्न बने हैं। फिलहाल यहाँ पर इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि ये डेनमार्क की रहने वाली है। अच्छा, कुछ विशेष जानकारी यहाँ पर आपको मैं दे दूं। 2024 की अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये जानकारी यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया था, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं विक्टोरिया केजर थेल्विंग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बार्बी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अच्छा, इनसे पहले अगर हम 2023 की बात करें, मिस यूनिवर्स का जो खिताब था वो निकारागुआ के सेनिस पालासियोस ने अपने नाम किया, जबकि वहीं पर मिस वर्ल्ड कैटेगरी में अगर हम देखें तो 2024 का जो खिताब है क्रिस्टिना पिस्चुकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने अपने नाम की। लेकिन इससे एक वर्ष पूर्व 2023 में पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने इस खिताब को अपने नाम किया था। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बारे में जानकारी भारत के संदर्भ में भी हमने एकदम से डिटेल में आपको दिया है। मिस यूनिवर्स का खिताब भारत ने 3 बार जीता है, जबकि मिस वर्ल्ड का खिताब भारत 6 बार अपने नाम किया है। ये तमाम जानकारी आपको मालूम होगी, विस्तृत तौर पर हमने आपको बतलाया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बदलकर डैश कर दिया है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजधानी नहीं बदला गया है, बल्कि जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी उसका अलग से, मतलब कह सकते हैं नामांकन किया गया या फिर नाम परिवर्तित किया गया है, ये बोल सकते हैं। तो आंसर कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पोर्ट ब्लेयर जो नाम था एक्चुअली में राजधानी का, वो बदलकर अब कर दिया गया है श्री विजयपुरम। आई होप आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर किया होंगे। ठीक है, श्री विजयपुरम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 20 प्रश्न में से अगर आप 16 प्रश्न को अगर यहाँ पर सही सही हल करते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप 20 में से 20 को एकदम 100% सही कर जाते हैं तो समझिए कि अव्वल दर्जे की आपकी तैयारी हुई है। क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरे साल भर के प्रश्नों को रैंडमली यहाँ पर रखा है। केवल 20 प्रश्न है, लेकिन पूरे साल भर के प्रश्न के रूप में, मतलब जहां तहां से हमने रैंडमली से लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि श्री विजयपुरम। अच्छा, यहाँ पर गृह मंत्रालय की बात हो रही है तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित हमने लिया है। तो इस ओलंपिक खेल में अगर हम देखें, एक तो ये ध्यान रखें ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में अगर हम देखें जेवलिन थ्रो की अगर बात करें तो किस देश के अरशद नदीम ने ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो कि भारत का जो गोल्ड मेडल जो मिलने का एक सपना बोल सकते हैं, या फिर जो मिलना था एकदम तय था कि नीरज चोपड़ा ये अपने नाम कर जाते। लेकिन यहाँ पर अरशद नदीम ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस खिताब पर जो गोल्ड मेडल की बात करें तो इस पर इन्होंने कब्जा जमाया। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, आई होप आप जानते होंगे, पाकिस्तान के। तो जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की तो वो पाकिस्तान ने अपना नाम किया, जबकि सिल्वर की बात करें तो भारत ने अपने नाम किया। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा विकल्प ए यानी कि पाकिस्तान। अच्छा, पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी या फिर यूं कहें एक सेपरेट वीडियो भी हमने आपको दिया था, डिटेल में जानकारी आपको दी गई है। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने रखे हैं, बेसिक से पॉइंट। ये इसका 33वां संस्करण था और इस प्रतियोगिता में भारत 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। इन 6 पदकों में से एक सिल्वर था जो कि नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया जेवलिन थ्रो में। इसके अतिरिक्त 5 कांस्य पदक। जो 6 पदक विजेता है इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम की बात अगर हम करें तो हॉकी टीम जब यहाँ पर बात हो जाती है तो बहुत सारे खिलाड़ी इसमें होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर टीम की दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय हॉकी जो टीम है, जो खास करके पुरुष टीम की बात हो रही है यहाँ पर, तो ब्रॉन्ज मेडल इसने अपने नाम किया। तो ये सारी चीजें जो खास करके जो भारतीय पदक विजेता है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, इससे पहले भी जो टोक्यो 2020 मतलब ओलंपिक की अगर हम बात करें 2020 वाला संस्करण जो जापान में टोक्यो में आयोजित हुआ था, वहां पर भी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ये चीजें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन 2024 के संदर्भ में पदक तालिका को भी ध्यान रखेंगे। अमेरिका शीर्ष पर रहा 126 पदक के साथ, फिर दूसरे स्थान पर रहा चाइना 91 पदक के साथ, फिर तीसरे स्थान पर रहा जापान कुल मिला के 45 पदक के साथ, और अपना भारत 6 पदक के साथ रहा 71वें स्थान पर। ये तमाम जानकारी ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछा जा सकता है, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था वो क्या था? तो ओलंपिक फ्रिज। अगर पैरालंपिक पूछे तो पैरालंपिक फ्रिज। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न है, चांगे 6 ये एक मून मिशन है और यही एक्चुअली में पूछा गया है कि चांगे 6 किस देश का मून मिशन है जो कि हाल ही में चंद्रमा की अंधेरी रहस्यमय व सुदूर हिस्सों से सैंपल एकत्र करने के उद्देश्य से चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया। हालांकि अगर अब की बात करें तो ये सैंपल लेके पृथ्वी पर वापस आ चुकी है और ये मून मिशन जो चांगे 6 है वो किस देश से संबंधित है, एक्चुअली यही पूछा गया है जो खबरों में भी रहा है और बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी है मीडिया में। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आई होप इसका करेक्ट आप किए होंगे चाइना। चाइना एक्चुअली में इसका राइट आंसर होगा। चांगे 6 जो मून मिशन है वो चाइना से ही संबंधित है, अतः विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बिहार के संदर्भ में है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आप से देख सकते हैं कि हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या है? डिटेल जानकारी आपको दी गई है, आपको इसका आंसर हर हाल में करना है। देखिए, अगर आप लोग विकल्प बी को सिलेक्ट किए हैं परम बुद्ध, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है परम बुद्ध, जो कि बिहार के इतिहास का ये पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। और इंटरनेट आदि पर अगर हम बात करें तो ये तस्वीर इसको लेकर के वायरल हुई थी, तो ये चीज यहाँ से ध्यान आप लोग रखेंगे, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्में जारी किया गया था? अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें फसलों की किस्म की, जो उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्म है, इसको लेकर जो किस्में जारी की गई कुल मिला के कितने फसलों की, ये एक्चुअली पूछा गया है। आई होप इसका झट से आंसर आप लोग कर दिए होंगे। 109 किस्मों की यानी कि 109 टाइप के। ठीक है, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक बात और, बिहार के संदर्भ में बात करें तो इस समय वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप संचालित है। आप लोगों को मालूम है कि 2024 में इसे मतलब खास करके लागू किया गया अक्टूबर में, जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था 18 अक्टूबर को खास करके द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो कि बिहार दौरे पर थी, तो उसी दौरान इसका उद्घाटन हुआ जो कि संचालित होगी 2028 तक। तो इस समय चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार में संचालित है, इस चीज को भी ध्यान आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है कि हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है और क्रम की दृष्टिकोण से ये रिपोर्ट को अगर हम देखें तो 18वां रिपोर्ट है और यहाँ पर कैटेगरी क्या पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण, ये ध्यान दीजिएगा, वन और वृक्ष आवरण जो है ये बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 25.17%। अच्छा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसको लेकर डिटेल जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, और आप लोगों ने अगर पूरी निरंतरता के साथ क्लासेस को फॉलो किया है तो एक वीडियो में एक प्रश्न में इसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था, पीडीएफ में भी वो चीज़ें आपको दिया गया था। पूरी निरंतरता के साथ क्लासेस को आप लोग फॉलो कीजिए। हालांकि हम पिछले 1 महीने से जरूर एब्सेंट थे, इस चीज़ को लेकर हम आपसे बार बार माफ़ी मांगते हैं। मैं खुद ही दुखी हूँ कि इतना एब्सेंट कैसे हो गया, बस वो कारण ही ऐसा था, मजबूरी ही ऐसी थी जो कि इतना एब्सेंट होना पड़ा। खैर, यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे से चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, पुनः से हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में जो 4 विकल्प हैं इसमें एक विकल्प है उपयुक्त में से ए और बी दोनों। जब सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रश्न में अगर विकल्पों की संख्या 4 हो तो उसमें अगर एक विकल्प डी वाला ए और बी दोनों हो तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग अवश्य पढ़िएगा। अधिकतर चांसेस यही रहती है कि यही इसका राइट आंसर होता है। लेकिन अगर विकल्प नंबर ई यहाँ पर हो जाए, मतलब 5 ऑप्शन है, तो उस स्थिति में विकल्पों को देखते हुए थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर जो पहले के समय में बीपीएससी में होता था इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वो मामला एक अलग हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पर 4 विकल्प हो, चौथा विकल्प हो ए और बी दोनों, तो ऐसे में इसको ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि इसका हिंट यहीं पर छुपा हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऐसे में पुरुष और महिला दोनों वर्गों को लेकर ये घोषणा हुई होगी, दोनों को सम्मानित किया गया होगा। एक्चुअली में किया गया है वही एक्चुअली पूछा भी गया आपको। तो ऐसे में पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया, और वहीं पे महिला वर्ग में सलीमा टेटे को, जो आप दोनों को क्रमशः यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये चीजें समझने योग्य है। अच्छा, सलीमा टेटे को लेकर के जरूर ध्यान रखिएगा, खबरों में रहती है ये बातें, ये झारखंड की रहने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये आदित्य L1 जो कि भारत का या फिर यूं कहें इसरो का जो सूर्ययान मिशन है, तो इसी को लेकर ये प्रश्न है कि आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट ने हाल ही में सूरज से आने वाली सौर लहरों को कैप्चर किया है, यानी कि कैमरे में कैप्चर किया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आदित्य L1 जो मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था, एक्चुअली में वो तिथि कौन सी थी जब ये लॉन्च किया गया था। आई होप आप लोग जान रहे होंगे, और यहाँ पर एक्चुअली में इसमें लिखा भी गया, आप लोग आई थिंक देख लिए होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2 सितंबर 2023। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग पढ़े होंगे और इस तरह की डेट को याद रख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से। आप इसको इस प्रकार समझिए कि जैसे कि अगर हम बात करें मिशन चंद्रयान की, जो कि अब तक 3 मिशन लॉन्च हुआ है, इसके डेट अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि पहला जो चंद्रयान मिशन था, यानी कि चंद्रयान मिशन 1 और फिर 2 और फिर 3, वो कब लॉन्च हुआ था, ये डेट अब भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इसलिए ये ध्यान रखना अति आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कई बार बुक से भी, खास करके उपन्यास हो गया या फिर कई प्रकार की जो कैटेगरी होती है, लेखक लेखिका से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर विकल्प सी को टिक किया है, नंदिनी कृष्णन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस जो उपन्यास की हम बात करें, एक्चुअली ये तमिल उपन्यास है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है ये किस भाषा में लिखित उपन्यास है। अच्छा, इसके कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मूल जो मतलब रचना है, ये कन्वर्सेशन विद औरंगजेब की जो बात हो रही है, इसकी जो मूल रचना है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो चारों निवेदिता के द्वारा। अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य है? हालांकि अभी हाल ही में जाति जनगणना करने वाला भारत का तीसरा राज्य
तेलंगाना बना है? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत में अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम बिहार द्वारा किया गया। अभी रिसेंटली तेलंगाना जो बना है ये तीसरा राज्य बना है, लेकिन पूछा क्या गया है कि भारत का दूसरा राज्य कौन है जाति जनगणना करने वाला। आई होप आप लोग आंसर कर दिए होंगे। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अगर आप टिक किए हैं तो 100% यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? सबसे पहले तो आपको इसका आंसर करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आर्टेमिस समझौते को लेकर, जो कि मूल रूप से ये नासा से संबंधित है, आपको मालूम होगा कि रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आर्टेमिस समझौते की बात करें तो इस पर हस्ताक्षर करने वाला भारत जो है, अपना भारत, ये 27वां देश है। ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, ऑलरेडी पूछे भी गए हैं रिसेंटली बीपीएससी में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अभी खबरों का विषय इसलिए है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाला या फिर जो आर्टेमिस समझौता है इस पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है आर्मेनिया, यानी कि विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ए को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर या फिर आर्टेमिस समझौते को लेकर जो एक्चुअली नासा से संबंधित है, यहाँ पर कुछ पॉइंट आप सबों के बीच हमने रखा है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21 जून 2023 को वॉशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। इसको लेकर बार बार जब भी चर्चा होती है तो कई सारे और भी फैक्ट हैं जो कि हम आपको बतलाते हैं। फिलहाल अभी इतना ही है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 23 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से कहां समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया, जो आप यहाँ पर एक्चुअली तस्वीर में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो समिट ऑफ द फ्यूचर को नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आप न्यूयॉर्क को टिक किए हैं, संयुक्त राष्ट्र के एक्चुअली में जो कार्यालय, जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर इन्होंने संबोधित किया है। तो डी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, या फिर यूं कहें द लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मधुमेह से पीड़ित वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? ये एक्चुअली में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला है, कई सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया भी है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न भी अगर हम फोकस करें तो राइट जो आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 25% से अधिक। ये इसमें आपको ध्यान रखना है, 25% से अधिक जो भाग है, जो हिस्सा है वैश्विक आबादी का इस रोग से अगर हम बात करें पीड़ित मामलों की, तो वो भारत में है। अच्छा, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 30 वर्षों में 150% से अधिक इजाफा देखने को मिला है भारत में मधुमेह का, यानी कि जो शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जो इसका फेज 1 होता है या फिर जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस राज्य के 24 तटीय गांव को यूनेस्को ने या फिर यूनेस्को की अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई थी, या फिर सुनामी तैयार क्षेत्र के रूप में, या फिर यूं कहें गांव के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 24 तटीय गांव जो संबंधित है एक्चुअली में ये उड़ीसा से संबंधित है। तो राइट आंसर विकल्प हो जाएगा बी। अगर आप बी को टिक किया तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 18वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय महिला टीम ने, यहाँ पर क्रिकेट टीम की बात हो रही है, यहाँ पर आप हिंट ले सकते हैं, क्रिकेट की चर्चा हो रही है। तो T20 क्रिकेट में जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मुकाबला है, इसके इतिहास में अपना सबसे बड़ा 217 रनों का स्कोर किस टीम के खिलाफ अभी रिसेंटली बनाया है? और क्रिकेट से भी संबंधित इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये रिकॉर्ड आया है, और ये इतिहास में अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे बड़ा मतलब रिकॉर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना 217 रनों का। अच्छा, पिछले 4 से 5 रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। 2024 की ही बात करें तो 2024 में 2 रिकॉर्ड बने, एक तो 201 रनों का, लेकिन 2024 में ये रिकॉर्ड टूटते हुए पुनः से 217 रनों का ये रिकॉर्ड बना है, जो कि आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए 2024 का आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान-3 की बात हो रही है, ऐसे में इसकी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ये है विकल्प नंबर डी। आप समझ चुके होंगे कि जो इसरो के चीफ हैं अभी एस सोमनाथ, उन्हीं को ये सम्मान मिला है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। अच्छा, मिशन चंद्रयान की जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे, इसका जो पहला चरण या फिर यूँ कहें चंद्रयान 1, 2 और 3 जो लॉन्च हुआ था, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। किस रॉकेट के जरिए लॉन्च हुई, कब लॉन्च हुई, लॉन्चिंग के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे, जो इसरो के प्रमुख थे, तो वो कौन थे, वो चीज़ें भी लिखी गई। तो पहले में थे जी माधवन नायर, और दूसरा जो लॉन्च हुआ था उसमें थे डॉक्टर के सिवन, और जो तीसरा रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसमें कौन थे अध्यक्ष, तो एस सोमनाथ। अच्छा, मिशन चंद्रयान 3 को लेकर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो विकल्प नंबर बी में आप यहाँ पर देख रहे हैं पी वीरा मुथुवल, ये चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इतनी सारी बातें ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 20वां नंबर और अंतिम जो प्रश्न है यह है कि अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी कोयला चालित बिजली संयंत्र को बंद कर दिया? आसान शब्दों में अगर हम कहें तो कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश निम्न में से कौन है? जो अपना जो आखिरी संयंत्र था कोयला से संचालित होने वाला, उसे भी बंद कर दिया। इसके साथ ही ऐसा करने वाला, कोयले से संचालित होने वाले बिजली संयंत्र को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम अगर हम बात करें, जो विकल्प है अगर आपने ए को टिक किया तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वही तस्वीर है जो खास करके मीडिया में रही है, वहीं से हमने ये लिया है इंटरनेट से। ठीक है, तो ये तमाम बातें यहाँ पर ध्यान आप लोगों को रखना है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर हमने आपको बतलाए हैं, आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये तो एक सैंपल था, इस तरह के टेस्ट चैनल पे होते रहते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स का जो क्लासेस है वो कल से आपका रेगुलर है। आप लोग जरूर से फॉलो कीजिएगा, जरूर देखिएगा, और जो आपका छूट चुका है उसे भी हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर 20 प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न थे, इसमें आपने कितने प्रश्नों को हल किया है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। अच्छा, करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये वाला कोर्स है, आप लोग ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अगर आप 71वीं बीपीएससी सहित बिहार की किसी और भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ये आपके सभी एग्जाम की तैयारी को फुलफिल करेगा, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली है। अच्छा, अगर आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं केवल और केवल, तो इस वाले को ले सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 71वीं बीपीएससी का एक सेपरेट कोर्स चल रहा है, आप लोग इसे भी वहां से बाय कर सकते हैं। एक नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है। इसमें करंट अफेयर्स के भी तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।